अगली मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस मेथड को मैं बोल रहा हूं द सेकेंड मेथड। जिस ऑर्डर में मैंने आपको लिखाया था, जरूरी नहीं कि मैं उसी ऑर्डर में आपको बताऊं, कोई भी बता दूंगा पहले, लेकिन हां, ओवन ड्राइंग मेथड सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। कोशिश करें कि अगर समय आपके पास है, अगर आपको बहुत जल्दी नहीं है सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट पता करने की, तो ओवन ड्राइंग मेथड को यूज करिएगा, सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगी। इसके अलावा भी कई मेथड्स हैं, देखते हैं क्या क्या है। दूसरी मेथड मैं आपसे बोल रहा हूं सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड। अब इसमें हमको बहुत ज्यादा फॉर्मुलेशन और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा 2-3 लाइन में चीजों को समझना है। ठेले पे मूंगफली सेकते देखें कभी? आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, देखे होगे ना, ठेले पे जो मूंगफली बेचते हैं, सिकी हुई मूंगफली, हमारे यहां पे सींग दाने भी कहते हैं या मूंगफली जो भी कहते हैं, जब ठेले पे बेचते हैं तो आपने देखा होगा एक मटकी रखे रहते हैं, वो उस मटकी के अंदर में कोयला जलता रहता है और उस मटकी को मूंगफली के ढेर के बीच में रख देते हैं। उस कोयले, जला हुआ कोयला रहता है जलता हुआ, तो उस कोयले से जो हीट निकल रही है उसके कारण उस ठेले की मूंगफली सिकती रहती है कंटिन्यूअसली। या गरम रेत पे भी सेकते देखा होगा आपने मूंगफली को। रेत गरम कर लेते हैं और उस गरम रेत में मूंगफली रखते हैं और उस रेत की हीट के कारण, क्योंकि रेत गरम हो रही है, तो उस रेत की गर्मी के कारण आपकी जो मूंगफली है वो सिक जाती है। उसके बाद बढ़िया मजे से नमक वमक डाल के खा लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं वही तरीका है यहां पे। सैंड बाथ, बाथ का मतलब यहां नहाना नहीं है, तो आप बोलो कि रेत से नहलाना है, नहीं, ऐसा नहीं। सैंड बाथ एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में रेत भरी हुई है, इस कंटेनर में रेत भरी हुई है, ठीक है। इसको गर्म करना है। गर्म कैसे करेंगे? नीचे से आग लगा के। अब सवाल ये नहीं है कि आग कैसे लगानी है, किताबों में लिखा हुआ है कि मिट्टी के तेल से, केरोसिन का लैंप नीचे से जलेगा, उसकी गर्माहट से ये रेत गर्म होगी और इस रेत के ऊपर में रखा रहेगा आपका सॉइल का सैंपल। जो काम ओवन में कर रहे थे ना हम बिजली के सहारे, यहां पर वही काम करना है देसी तरीके से। ओवन नहीं है, मान लीजिए आपके पास ओवन नहीं है और मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करना है, तो ये देसी जुगाड़ लगा सकते हैं। एक कंटेनर लेंगे, मेटल का रहे, ज्यादा अच्छा है, सैंड उसके अंदर में भर दी, साफ सुथरी रेत लाई, रेत को भर दिया और नीचे से आग लगा दी। ये आग लगी हुई है ना, फायर लिख दिया, ऐसी कोई आग नहीं लगानी है, सिंपल लैंप है जिससे ये गर्म हो जाए बस। मिट्टी के तेल से लगा सकते हैं, कोयला हो कोयले से लगा दी, जो मन करे उससे, उसमें हमको नहीं जाना कि आग कैसे लगानी है, बस लगा देनी है। इस आग से ये रेत गर्म होगी और इस रेत की गर्माहट इस मिट्टी में पहुंचेगी और जब इस रेत की गर्माहट इस मिट्टी में पहुंचेगी तो इस मिट्टी के अंदर का जो मॉइस्चर है, इस मिट्टी के अंदर का जो पानी है, वो गायब होना चालू हो जाएगा। तो इस सैंपल को इस गर्म रेत में रखने से पहले सैंपल का वेट ले लेते हैं, ठीक है भैया। तो क्या किया मैंने, सैंपल का वेट ले लिया मैंने, इनिशियल वेट ऑफ सैंपल, मैंने कहा W1। वही काम कर रहे हैं जो ओवन में करते थे भाई, अल्टीमेटली वहां पर भी तो मिट्टी को गर्म ही कर रहे थे हम, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से कर रहे थे वहां पे मिट्टी को गर्म, ओवन में बकायदा टेम्परेचर मेंटेन करके सब कुछ कर रहे थे। यहां पर भले आप इस आग लगा के इस रेत को गर्म कर लेंगे, लेकिन टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। यहां पर ऐसा थोड़ी है कि कोई रेगुलेटर लगा रहेगा, उस रेगुलेटर को घुमा के आप इस हीट को कम ज्यादा कर पाए, ये तो नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे आप। तो इस सैंपल को इस गर्म रेत में रखने से पहले उसका वेट ले लिया मैंने और उस वेट को बोल दिया W1। फिर उसके बाद इस सैंपल को इस रेत के ऊपर में रख दिया एक कंटेनर के अंदर में,
और ये रेत गर्म हो रही है, इस रेत की गर्मी से इस सैंपल के अंदर का मॉइस्चर गायब होना चालू हो जाएगा। समय दीजिएगा, 5, 10, 15 घंटे तक ये काम करते रहिएगा। इस सैंपल के अंदर का मॉइस्चर धीमे धीमे गायब होने लगेगा और कुछ देर बाद ये मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाएगी। उसके बाद जब आपको लगने लगे कि हां मिट्टी सूख चुकी है, तो आप उस मिट्टी का फाइनल वेट ले लीजिएगा। दैट इज W2। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बात और अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये जो W1 रहा होगा ये WW प्लस WS के बराबर रहा होगा, और ये जो W2 रहा होगा ये WS के बराबर रहेगा। क्योंकि भाई ये वेट कौन सा है? मिट्टी के सूख जाने के बाद का वेट है। कैसे अंदाजा लगाओगे कि मिट्टी सूख चुकी है? भाई ओवन में तो चलो एक तरीका था कि 24 घंटे तक आपको टेम्परेचर पता है, आपने 105 या 110 डिग्री सेल्सियस पर रखी हुई थी मिट्टी, तो 24 घंटे में तो सूख ही जाएगी वो मिट्टी। लेकिन यहां पे तो ऐसा कोई तरीका मेरे पास नहीं है। तो कैसे अंदाजा लगाओगे कि मिट्टी सूख चुकी है? सोचिए। सिंपल देसी तरीके हैं, कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन से आप ये पता कर सकते हो। कभी गमले में पानी डाले हो घर पे? कब डालते हो गमले में पानी? जब पौधा सूख जाता है। यही जवाब आया होगा दिमाग में। उसके अलावा एक और चीज भी तो रहती है जिसको देख के आप बोलते हो कि नहीं यार अब जरूरी है गमले में पानी डालना। मिट्टी का कलर चेंज हो जाता है। जब मिट्टी सूख चुकी होती है तो वो ग्रेइश कलर की हो जाती है, ग्रे कलर की हो जाती है। और जब मिट्टी गीली रहती है तो कहीं ना कहीं उसका कलर ब्लैक टाइप का रहता है। तो शुरुआत में जब इस मिट्टी के अंदर में मॉइस्चर रहा होगा तो मिट्टी का कलर जो है वो डार्क ग्रे या फिर ब्लैकिश कलर रहा होगा। जैसे जैसे इस मिट्टी का मॉइस्चर गायब होना चालू होगा, क्योंकि रेत गर्म हो रही थी और रेत की गर्मी से ये सैंपल भी गर्म हो रहा होगा, और सैंपल गर्म होगा तो इसके अंदर का मॉइस्चर एवोपरेट होगा। तो धीमे धीमे सॉइल का कलर चेंज होता जाएगा, ब्लैक से ये ग्रे की तरफ में बढ़ेगा। और जब ये पूरी तरीके से ग्रे हो जाए तो कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन और बेसिक एक्सपीरियंस के बेस पे आप मान लोगे कि हाँ मिट्टी सूख चुकी है। और सूखने के बाद उसका वेट ले लिया तो वो W2 आया। बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मिट्टी सूख चुकी थी तो वेट ऑफ द सॉइल विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड्स ओनली। क्योंकि सॉइल का वेट तो दो ही चीज से मिलकर बनता था, पानी प्लस सॉलिड का वेट। क्योंकि मिट्टी सूख चुकी है तो अब सिर्फ सॉलिड का वेट बचा होगा। तो यहां से आपको ये दो वेट मिल जाएंगे। और भाई फिर उसके बाद क्या ही बचा? उसके बाद तो हमको पता है ना, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड्स। वेट ऑफ द वाटर कैसे निकलेगा भैया? यहां से बताते चलो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। वेट ऑफ द वाटर कैसे निकलेगा? W1 माइनस W2 करने से निकल जाएगा। तो वेट ऑफ द वाटर हो गया W1 माइनस W2, और वेट ऑफ द सॉलिड्स का मतलब W2 है। तो ये मिल गया मेरा सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट। खत्म हो गई कहानी। लेकिन 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 काम की बात, ये मेथड एक्यूरेट मेथड नहीं है। क्योंकि गारंटी नहीं है कि मिट्टी का कलर चेंज हो गया मतलब मिट्टी पूरी तरीके से सूख चुकी है। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है मिट्टी के अंदर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह गया हो, सिर्फ ऊपर का सरफेस ग्रे हो गया हो। तो उस कंडीशन में अगर आपने मिट्टी को सूखा मान लिया तो आपका मॉइस्चर कंटेंट गलत निकलेगा। और समझ में ही आ रहा है यार, सीधी सिंपल सी बात है। ये तो एकदम देसी जुगाड़मेंट, जो जुगाड़ लगाते हैं ना हम लोग देसी, तो देसी जुगाड़ के बेस पे हम वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं। तो एक्यूरेट नहीं है ये मेथड, याद रखिएगा। दिस मेथड इज नॉट एक्यूरेट। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो इस मेथड को यूज ना करें। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो इस मेथड को यूज ना करें आप। आई होप कि ये मेथड भी क्लियर हो गई होगी। और मेथड को मैंने नाम दिया है सैंड बाथ मेथड। ये हुई मेरी दूसरी मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। क्लियर? ठीक है भाई। और देखें और कौन कौन सी मेथड्स हैं। 6 मेथड्स बोली थी मैंने आपको, अभी तो 2 ही हुई हैं। तीसरी मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, बताओ भाई कौन सी ली जाए? चलिए लेते हैं
टॉर्शनल बैलेंस मेथड। टॉर्शनल बैलेंस मेथड, अब ये क्या है? ये टॉर्शनल बैलेंस मेथड क्या है, जरा इसको समझते हैं। नाम थोड़ा सा आड़ा तिरछा दिख रहा है कि सर ये पता नहीं क्या है, तो भी लिख दिया आपने टॉर्शनल, मतलब टॉर्क और की बात करेंगे क्या कुछ यहां पे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये टॉर्शनल बैलेंस मेथड क्या है, इसको समझते हैं जरा। हालांकि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि भले हम मेथड तो 6 पढ़ रहे हैं मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेशन की, लेकिन प्रैक्टिकली जिन मेथड्स को हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, वो मेथड सिर्फ और सिर्फ ओवन ड्राइंग मेथड है और पिक्नोमीटर मेथड है। पिक्नोमीटर बताऊंगा मैं आगे। इन दो मेथड्स को ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बाकी मेथड्स क्योंकि नाम है, कुछ मेथड्स हैं इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं, बाकी बहुत ज्यादा इनका यूज नहीं होता है। तो ये टॉर्शनल बैलेंस मेथड क्या है, इसको जरा देखते हैं। सो नेक्स्ट मेथड हमारी जो है टॉर्शनल बैलेंस मेथड, इसमें क्या करते हैं बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके इन मेथड्स को नहीं समझना है। फटाफट इन मेथड्स को समझेंगे, ना ही किसी परीक्षा में पूछी जाएगी, ना ही कहीं पर इंटरव्यू में भी पूछी जाएगी, लेकिन क्योंकि सिलेबस का पार्ट है इसलिए हम इसको जरा सा देख लेते हैं। देखेंगे क्या करेंगे इस मेथड में। टॉर्शनल बैलेंस, बैलेंस मतलब तराजू, जो आपके लेबोरेटरी में होता है, वो सब्जी वाला तराजू नहीं, जो लेबोरेटरी में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है उसकी बात कर रहा हूं। तो उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को अगर आप देखेंगे तो उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखता होगा आपको। उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का फ्रंट व्यू ऐसा दिखता होगा। यहां पर एक डिजिटल मीटर लगा रहेगा, एक ऐसा डिजिटल मीटर रहता है जिस पे वेट आता रहता है। यहां पे कुछ सामान रखेंगे ऊपर तो यहां पर वेट इंडिकेट हो जाएगा उसका, है ना। तो करना यही है मुझे। ये मेरा एक बैलेंस है, इस बैलेंस के ऊपर में मैंने यहां पर एक सॉइल का सैंपल रख दिया। ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने ये मेरा एक सॉइल का सैंपल रख दिया और ये मेरा बैलेंस था। दिस इज माय बैलेंस, ठीक। एक लाइट का सोर्स बनाऊंगा मैं जिसमें से इंफ्रारेड रेडिएशंस जनरेट होंगे, प्रोड्यूस होंगे। यहां पर एक लाइट का सोर्स है, मैं यहां पे बना रहा हूं, ये मेरा एक लाइट का सोर्स है। ये एक लाइट का सोर्स है जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज अ लाइट सोर्स प्रोड्यूसिंग इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब सवाल उठता है कि सर इंफ्रारेड रेडिएशंस ही क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, कोई दूसरा लाइट सोर्स क्यों नहीं रख रहे हैं? तो उसका सीधा सिंपल सा रीजन है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होते हैं ना, वो ज्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट कर पाते हैं। तो यहां से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगे वो सॉइल के अंदर तक पहुंचेंगे और उस अंदर तक के मॉइस्चर को एवोपरेट कर देंगे। तो देखिए करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका, कुछ भी नहीं लिखेंगे हम इस मेथड के बारे में, सिर्फ सुन लीजिएगा। जब आपने ये सॉइल का सैंपल इस बैलेंस के ऊपर में रखा तो यहां पर कुछ वेट इंडिकेट हो जाएगा। सपोज करिए W1 बराबर का वेट यहां पर इंडिकेट हो गया, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, जो भी हुआ हो। जैसे जैसे ये लाइट सोर्स इस सॉइल के ऊपर में पड़ता जाएगा, समय के साथ इस लाइट सोर्स के कारण इस सॉइल के अंदर का मॉइस्चर गायब होना चालू हो जाएगा, एवोपरेट होना चालू हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो वेट W1 था ये धीमे धीमे कम होना चालू हो जाएगा। ये तराजू को चालू रखना है, पावर को, धीमे धीमे ये वेट जो है वो कम होता जाएगा। आ रही बात समझ में? लगातार ये लाइट इस सोर्स, ये लाइट के सोर्स के साथ कांटेक्ट में है आपका ये सॉइल, लगातार यहां से इंफ्रारेड रेडिएशन से सॉइल के ऊपर में जा रहे हैं। धीमे धीमे ये वेट कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये वेट कम होते होते एक मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगा और वहां पर जाके कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद वेट में कोई भी कमी आप नहीं देखोगे। क्या मतलब हुआ इस चीज का?
जब तक इस सॉइल के अंदर में वाटर था तब तक इसका वेट कंटिन्यूअसली कम होता रहेगा, क्योंकि इस लाइट सोर्स के कारण इसके अंदर का पानी गायब होता जाएगा। जब इस सॉइल के अंदर का पानी पूरी तरीके से गायब हो जाएगा तो इस सॉइल के अंदर में बचेगा सिर्फ सॉलिड्स का वेट, जो कि कभी चेंज नहीं होता है। यह बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी कि वेट ऑफ द सॉलिड्स एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, आप सॉइल के साथ कुछ भी कर दो। तो ये वेट कंटिन्यूअसली कम होता जाएगा। इनिशियल वेट आपने W1 नाप लिया था, ये वेट कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एक समय पर आके मिनिमम हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। वो वेट सपोज करिए W2 है। दिस इज द मिनिमम कांस्टेंट वेट ऑफ सैंपल। ये मिनिमम कांस्टेंट वेट ऑफ द सैंपल मिल गया। अब जरा मुझे बताएं, अब तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये W1 रहा होगा क्या, WW प्लस WS, और ये W2 जिसको मैं मिनिमम कांस्टेंट वेट बोल रहा हूं, ये क्या रहा होगा, WS के बराबर। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ द सॉलिड। तो W1 माइनस W2 अपॉन W2 ये दे देगा मुझे इस सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट। खत्म बात। बहुत ज्यादा नहीं समझना है इस मेथड के बारे में, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट बात बताई कि सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन ही क्यों, तो आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि सर इंफ्रारेड रेडिएशन का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा गहराई तक जाके मॉइस्चर को रिमूव कर सकती हैं, इसलिए मैं इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करूंगा। दिस इज ऑल अबाउट योर टॉर्शनल बैलेंस मेथड। अगली मेथड देखते हैं। अगली मेथड जो आपकी है उस मेथड को मैं नाम दे रहा हूं रेडिएशन मेथड। अगली मेथड को मैं नाम दे रहा हूं रेडिएशन मेथड, मेथड नंबर 4, रेडिएशन मेथड। यह भी एक बेसिक लेवल पे समझनी है, इसमें भी बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके आपको इस मेथड को नहीं समझना है। करना क्या है जरा देखेंगे ध्यान से। ये मेरे पास एक सॉइल का सैंपल है, सपोज करिए, इसको अलग अलग फेज डायग्राम में नहीं बना रहा हूं, ये पूरा एक सॉइल का सैंपल है। इस सॉइल के सैंपल में से आप पास करेंगे रेडिएशन को। ऑफ इंटेंसिटी I1। I1 इंटेंसिटी का रेडिएशन इस सॉइल के अंदर में से पास करना है। अब आप बोलोगे सर ये रेडिएशन कैसे जनरेट करना है, तो कोबाल्ट का यूज करना पड़ेगा। कोबाल्ट आपने सुना होगा, कोबाल्ट रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो कोबाल्ट को यूज करके आपको एक रेडिएशन प्रोड्यूस करना है और वो रेडिएशन को इस सॉइल से पेनिट्रेट करवाना है। जब ये रेडिएशन इस सॉइल से बाहर निकलेगा, ये आपका इनकमिंग रेडिएशन था, ये रेडिएशन सॉइल में से पास होके बाहर निकलेगा तो यहां पर आ जाएगा आउटगोइंग रेडिएशन, जिसकी इंटेंसिटी I2 है मान लीजिए। अब सवाल उठा कि सर ये रेडिएशन की इंटेंसिटी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे भाई इस सॉइल के अंदर में मॉइस्चर था और वो मॉइस्चर जो है, जो पानी है, वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करेगा, तो ये इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। जितना ज्यादा डिफरेंस मिलेगा इन दोनों इंटेंसिटी में, क्या मैं कह सकता हूं उतना ज्यादा पानी मौजूद होगा इस सॉइल के अंदर में, क्योंकि पानी जो है, जो मॉइस्चर है, दैट एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन। तो जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो चुका होगा मिट्टी के अंदर में, तो जो आउटगोइंग रेडिएशन होगा वो उतना कम हो जाएगा। तो यहां से मैं सिंपल सी बात आपसे कह रहा हूं कि जो वाटर कंटेंट होगा इस सॉइल का, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडिएशन, द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। जितना ज्यादा डिफरेंस मिलेगा इन दो रेडिएशंस की इंटेंसिटी में, उतना ज्यादा मॉइस्चर मौजूद होगा इस सॉइल के अंदर में। यह एक तरीका होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता है, सिर्फ मैंने आपको एक आउटलाइन बता दी है और इतना ही आपको इसके बारे में जानना है। तो यह हो गई मेरी चौथे नंबर की मेथड, विच इज नोन एज द रेडिएशन मेथड।
रेडिएशन पास करना है विद द हेल्प ऑफ अ कोबाल्ट। कोबाल्ट को यूज करके रेडिएशन प्रोड्यूस करना है। वो रेडिएशन इस सॉइल में से अंदर जाएगा और सॉइल से बाहर निकलेगा। जो इनकमिंग रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी I1, आउटगोइंग रेडिएशन की इंटेंसिटी I2। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा मतलब उतने ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो चुका है इसके अंदर में, और जितना ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो चुका है दैट मींस उतना ज्यादा पानी मौजूद था उस सॉइल के अंदर में। सो दिस इज योर फोर्थ मेथड, दैट इज द रेडिएशन मेथड। अगली मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 5, जिसको मैं कह रहा हूं कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अगली जिस मेथड की बात मैं कर रहा हूं दैट इज नोन एज द कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब ये क्या है भाई? इस कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या करना है? कैल्शियम कार्बाइड एक केमिकल होता है, तो आपको करना क्या है, एक एयर टाइट कंटेनर लेना है। एक ये आपका एयर टाइट कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर में आपने रख देना है अपना सॉइल का सैंपल, और इस सैंपल में डाल देना है कैल्शियम कार्बाइड को। कैल्शियम कार्बाइड केमिकल है जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये एयर टाइट कंटेनर में सैंपल रखा और इस सैंपल में डाल देना है कैल्शियम कार्बाइड, मतलब इस सैंपल में ऊपर से कैल्शियम कार्बाइड डाल देना है। ये जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, ये कैल्शियम कार्बाइड इस सॉइल के साथ रिएक्शन करेगा। इस एयर टाइट कंटेनर के बाहर एक प्रेशर गेज लगा होगा। इस एयर टाइट कंटेनर के बाहर एक प्रेशर गेज लगा होगा। तो जब ये सॉइल का सैंपल आपके कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्शन मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं। वेट सॉइल थी, इसके साथ मैंने क्या ऐड किया है, कैल्शियम कार्बाइड, जिसको मैं लिखता हूं CaC2 से। CaC2 बोले तो कैल्शियम कार्बाइड। तो जब ये आपकी वेट सॉइल, गीली मिट्टी कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो मिलता है आपको एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होगी जिसको मैं C2H2 से बोलता हूं, और ये एरो ऊपर की तरफ है, मतलब गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो जब ये मिट्टी कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो एसिटिलीन गैस का प्रोडक्शन होगा, एंड एसिटिलीन गैस इज डिनोटेड एज C2H2। क्योंकि ये एयर टाइट कंटेनर है, वो गैस बाहर नहीं निकल पाएगी, वो गैस इसके अंदर ही मौजूद रहेगी। जितनी ज्यादा गैस प्रोड्यूस होगी उसका प्रेशर आपको यहां पर मिल जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर प्रेशर गेज लगा रखा है। तो याद रखिएगा, इस सॉइल के अंदर में जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ दिस सॉइल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस। तो एक ये तरीका होता है सॉइल के अंदर का मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करने का। एक सवाल गेट में तो नहीं, एसएससी टाइप की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। 4 मेथड के नाम लिख के दे देगा मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेशन के, और बोलेगा आपसे कि मुझे बताइए इनमें से सबसे ज्यादा फास्ट मेथड कौन सी है मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेशन की। तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा फास्ट मेथड जो होती है ना, उसको मैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड ही बोलता हूं। तो दिस इज द क्विकेस्ट मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। हालांकि बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है। क्यों? यह मेथड एक्यूरेट क्यों नहीं है? तो आप बोलेंगे सर यह मेथड एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपने कैल्शियम कार्बाइड इस मिट्टी के साथ मिलाया, जरूरी नहीं है कि वो कैल्शियम कार्बाइड इस मिट्टी के सारे मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाए। हो सकता है कुछ मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करे, कुछ मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना करे। और अगर पूरे मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो एसिटिलीन गैस भी कम प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण आपको एक्चुअल वैल्यू ऑफ मॉइस्चर कंटेंट नहीं मिल पाता है। सो दिस इज द 5th मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। लास्ट मेथड हम लोग देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट के कैलकुलेशन की,
और उसके साथ ही हमारा ये वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन की कहानी खत्म होगी। तो जो लास्ट मेथड है आपकी, उस मेथड को मैं नाम देता हूं पिकनोमीटर मेथड। उस मेथड को मैं नाम देता हूं पिकनोमीटर मेथड। इसी को एक और नाम से जाना जाता है डेंसिटी बॉटल मेथड। अब आप बोलोगे सर ये पिकनोमीटर क्या कोई मीटर होता है, क्या कोई इंस्ट्रूमेंट होता है? तो नहीं, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये कांच की एक बॉटल होती है। उस कांच की बॉटल का नाम होता है पिकनोमीटर। उसी प्रकार एक और कांच की बॉटल होती है, उस कांच की बॉटल का नाम होता है डेंसिटी बॉटल। तो अगर आप डेंसिटी बॉटल को यूज कर रहे हैं तो वो मेथड का नाम डेंसिटी बॉटल मेथड हो जाएगा। अगर आप पिकनोमीटर को यूज कर रहे हैं तो मेथड का नाम पिकनोमीटर मेथड हो जाएगा। चाहे पिकनोमीटर वाली बॉटल यूज करें, चाहे डेंसिटी बॉटल यूज करें, करने का तरीका तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए मैं पिकनोमीटर और डेंसिटी बॉटल एक साथ लिख दे रहा हूं, सो दैट आपके दिमाग में यह कंफ्यूजन ना रहे कि सर आपने पिकनोमीटर तो बता दिया था, डेंसिटी बॉटल तो नहीं बताया था। तो मैंने दोनों लिख दिया है, क्योंकि इन दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ बॉटल के साइज में अंतर होता है। पिकनोमीटर जो बॉटल होती है कांच की, उसका वॉल्यूम करीब करीब शायद 900 ml का होता है, और डेंसिटी बॉटल का जो वॉल्यूम होता है वो कुछ अलग होता है। हालांकि आपको वो वॉल्यूम्स वगैरह याद नहीं करने हैं। हाँ, इन दोनों बॉटल में अंतर क्या है? तो वॉल्यूम में अंतर होता है। तो कोई सी भी बॉटल एक मेरे पास है, चाहे वो पिकनोमीटर है चाहे डेंसिटी बॉटल है, उसके बेस पर मुझे मेरे सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। ध्यान से सुनिएगा दो इंपॉर्टेंट बातें। ये जो मेथड है मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन की, जिसको मैं पिकनोमीटर मेथड या फिर डेंसिटी बॉटल मेथड बोल रहा हूं, यह मेथड सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए वैलिड है। वैलिड फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, ये तो हमने आज तक नहीं पढ़ा, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल क्या होता है? हाँ, तो नहीं पढ़ा हमने अभी, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है। ये पढ़ेंगे हम कब? जब हम सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में इस कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का मतलब आप सिर्फ जान लीजिएगा, अगर आपकी मिट्टी ग्रेवल है या फिर सैंड है तो इन दो मिट्टियों को मैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल बोलता हूं। अभी फिलहाल में इतना ही जानना है, बाकी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम सॉइल क्लासिफिकेशन में देखेंगे। तो अगर मेरी सॉइल रेत है, सैंड है या फिर ग्रेवल्स है तो मुझे पिकनोमीटर मेथड यूज कर सकता हूं। दूसरी बात, यह मेथड कैन ओनली बी यूज्ड इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज नोन। अगर आपको आपकी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पता है तो इस पिकनोमीटर मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं। इस पिकनोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट कैलकुलेट करने से पहले आपको उस सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए। दूसरी बात, यह मेथड सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए वैलिड है। इन दो बातों को ध्यान रखिएगा, कभी कभार एक एक नंबर में यह पूछा जा सकता है। करते कैसे हैं इस मेथड को? देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। हालांकि है इसमें डेरिवेशन, जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा वो डिराइव्ड फॉर्मूला है, डेरिवेशन के थ्रू निकलता है, लेकिन इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से नहीं पूछा जाएगा। करते कैसे हैं इस मेथड को जरा ध्यान से देखेंगे तो दो बातें ध्यान में रखनी है। पिकनोमीटर मेथड is valid for coarse grained soil and it can only be used if the specific gravity of the soil is known. सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए और सॉइल कैसी होनी चाहिए? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अभी फिलहाल में कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का मतलब ग्रेवल और सैंड से है। ठीक है, अब इस मेथड को करते कैसे हैं वो देखते हैं। तो कांच की बोतल ही तो है, पिकनोमीटर हो चाहे डेंसिटी बॉटल हो, ये तो कांच की बोतल है। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, ये मेरी पिकनोमीटर की बोतल थी, ये मेरी एक पिकनोमीटर की बोतल है। ठीक है, बोतल जैसी नहीं दिख रही, मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप में बना दी, लेकिन ये बोतल कैसी होगी? ऐसी होगी, कांच की, ऐसी होगी एग्जैक्टली
है ना, ऊपर, और ऊपर से कोनिकल हो जाएगी। तो ये आपकी एक बॉटल है, खाली है, अभी इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। इस खाली बॉटल का वेट ले लीजिए, वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर बॉटल या फिर डेंसिटी बॉटल, जो भी बॉटल आपके पास हो उसका खाली वेट ले लीजिएगा, एम्प्टी वेट, W1 हो गया। ये आपकी स्टेप नंबर 1 है। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, जिसमें मैंने खाली बॉटल का वेट ले लिया। स्टेप नंबर 2, इस बॉटल में उस मिट्टी का सैंपल डाल दिया जिसका मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करना था। ये सैंपल डाल दिया मैंने, पूरी बॉटल नहीं भरनी है सैंपल से, थोड़ा सा मुट्ठी भर सैंपल लिया, उसको बॉटल के अंदर में डाल दिया। अब फिर से वेट ले लीजिए इसका। तो क्या मैं कह सकता हूं, अब जो वेट होगा, अब जो वेट मुझे मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ बॉटल प्लस सैंपल, और उस वेट को मैंने कह दिया W2 के बराबर। उस वेट को मैंने कह दिया W2 के बराबर। ये हो गई मेरी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, इस बॉटल में जो सैंपल था वो सैंपल तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जितना खाली बची थी ना बॉटल, ये भाई सैंपल पूरी बॉटल को नहीं भरना है सैंपल से, मुट्ठी भर सैंपल लिया, बॉटल में डाल दिया था स्टेप 2 में। स्टेप 3 में जब आए तो उस बॉटल के अंदर में जो सैंपल था उसको रखे रहिएगा, बाकी बची हुई बॉटल को पानी से फिल कर दीजिए। हालांकि ये मैं पानी और सैंपल अलग अलग दिखा रहा हूं, लेकिन जब आप पानी डालोगे तो सैंपल इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन ये डायग्राम में आपको ऐसा नहीं दिख रहा, सो दैट ये डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाए कि करना क्या था। तो क्या किया मैंने यहां पर, फिर से वेट लिया इसका, तो मुझे मिला वेट ऑफ बॉटल प्लस सैंपल प्लस वाटर, और उस वेट को मैंने कह दिया W3। बोलते चलो, स्टेप 1 में खाली बॉटल का वेट लिया, कितना आया W1। स्टेप 2 में बॉटल प्लस सैंपल का वेट लिया, कितना आया W2। स्टेप 3 में इसी बॉटल में पानी भर दिया सैंपल के साथ, सैंपल को पड़ा रहने दिया और पानी डाल दिया, जो वेट आया वो आया W3। आखिरी स्टेप में क्या करना है, आखिरी स्टेप में इस बॉटल को खाली कर दीजिए, पूरा खाली कर दीजिए, अंदर से साफ कर दीजिएगा, और इस बॉटल में सिर्फ पानी भर दीजिए। इस बॉटल में सिर्फ पानी, सैंपल को भी बाहर कर दीजिए, अब सिर्फ पानी भर दीजिए, पूरी बॉटल में सिर्फ पानी भर दीजिए। तो फिर से वेट ले लीजिए, क्या आ जाएगा, वेट ऑफ बॉटल प्लस वाटर, इस वेट को मैंने कह दिया W4। 4 वेट मेरे पास आ चुके हैं, मेरे पास 4 वेट आ चुके हैं। ये मेरा स्टेप नंबर 1 था, ये मेरा स्टेप नंबर 2 है, ये मेरा स्टेप नंबर 3 है, और ये मेरा स्टेप नंबर 4 है। 4 वेट निकाल लिए मैंने अलग अलग, W1, W2, W3, W4। इन 4 वेट के अलावा एक चीज मेरे पास और अवेलेबल है, बताओ क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। क्योंकि इस मेथड को यूज करने से पहले याद करिए, अगर आप पिक्नोमीटर मेथड यूज कर रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए थी। मतलब G की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, और उसके अलावा W1, W2, W3, W4 4 वेट की वैल्यू आ गई हैं। इन 4 वेट प्लस स्पेसिफिक ग्रेविटी, टोटल 5 वैल्यूज मेरे पास हैं। इन 5 वैल्यूज को यूज करके मैं मेरे सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट बता सकता हूं। तो ये 4 वेट की कहानी तो समझ में आ गई, खाली बॉटल का वेट, बॉटल प्लस सैंपल का वेट, बॉटल प्लस सैंपल प्लस पानी का वेट, और बॉटल प्लस पानी का वेट। 4 वेट आ गए मेरे पास। इन 4 वेट की वैल्यूज और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू
को मैं यूज करूंगा और इस फॉर्मूले के बेस पर मैं मेरे सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकाल दूंगा। क्या फॉर्मूला है जरा देखिएगा। W2 मेरे पास है, W1 मेरे पास है, W3 मेरे पास है, W4 मेरे पास है। ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। इसको मल्टीप्लाई करूंगा G-1 अपॉन G से। G की वैल्यू भी मेरे पास थी और इस ओवरऑल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 से, तो ये मुझे दे देगा मेरे सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूं बिकॉज इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमको बहुत ज्यादा क्या कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रखता है इस फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो बस आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे G-1 अपॉन G से। ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, तो ये दे देगा आपको मॉइस्चर कंटेंट। और अगर मन करे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वैल्यू आपको परसेंटेज में मिल जाएगी। सो दिस इज द मेथड विच इज नोन एज पिकनोमीटर मेथड या फिर डेंसिटी बॉटल मेथड, जिसके बेस पर मैं मेरे सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये 6 मेथड्स हुई हमारे वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन की। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकाली जा सकती है इसके बारे में देखेंगे। एंड देन फिर देखेंगे सॉइल का यूनिट वेट कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि मैंने आपसे इस लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था कि सॉइल की सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको मैं लेबोरेटरी में कैलकुलेट कर सकता हूं, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड यूनिट वेट। वाटर कंटेंट की 6 मेथड, ऑल द 6 मेथड्स हमने डिस्कस कर ली है यहां पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी का कैलकुलेशन, कि लेबोरेटरी में अगर मेरे पास सॉइल का सैंपल है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकाली जाएगी। तो इन 6 मेथड्स को आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, समझेंगे और इसको कोशिश करेंगे एनालाइज करने की कि हां क्या क्या बताया था सर ने, और उसको खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा, खुद से सोचने की कोशिश करिएगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट के डिटर्मिनेशन के साथ। थैंक यू।